नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। 10 जुलाई को छिंदवाड़ा जिले की विधानसभा अमरवाड़ा में उपचुनाव होना है। कभी कमलनाथ के खास रहे हर्रई जागीर राजघराने के विधायक कमलेश शाह के हाथ का साथ छोड़ने की वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन कांग्रेस विधायक रहे कमलेश शाह ने कमलनाथ और नकुलनाथ पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और 40 सालों का कमलनाथ का गढ़ लोकसभा चुनाव में ध्वस्त हो गया। कमलेश शाह अब कमल चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में है और कांग्रेस प्रत्याशी चयन में उलझ गई है। बीजेपी ने उम्मीदवार चयन के साथ ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है और मंगलवार को ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अमरवाड़ा में नामांकन दाखिल करा रहे हैं। तो वहीं अभी भी कांग्रेस में प्रत्याशी के नाम को लेकर गहरा मंथन चल रहा है। जाहिर है, लोकसभा चुनाव में जनविश्वास खो देने के बाद उपचुनाव में कांग्रेस और कमलनाथ दोनों की साख दांव पर लग गई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पूरी यहां पर कसर दी है। कांग्रेस की कोशिश थी कि अमरवाड़ा उपचुनाव में गोंडवाना का साथ हाथ को मिल जाए, लेकिन अकेले तुम की तर्ज पर डीजीपी ने अपना प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने प्रेस वार्ता कर अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव के लिए देवरावन भलावी को पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी के पदाधिकारी का कहना है कि पार्टी पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अब बीजेपी को मौका मिल गया और पार्टी ये प्रचारित करने में जुट गई है कि कांग्रेस से कोई भी उम्मीदवार छिंदवाड़ा में बीजेपी का सामना करने को तैयार नहीं है। हालांकि पिछले 2 दिनों से कांग्रेस के उपचुनाव प्रभारी पूर्व मंत्री सुखदेव पासे और कांग्रेस संगठन के सीनियर पदाधिकारी हर क्षेत्र में पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। इसके साथ ही प्रत्याशी चयन को लेकर आए शुमारे भी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में फिलहाल एक अनार 100 बीमार की स्थिति बनती नजर आ रही है। यहां अभी तक आधा दर्जन से अधिक दावेदारों ने टिकट का दावा किया है। ऐसे में कांग्रेस किसे प्रत्याशी घोषित करेगी, ये तो पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ के ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन इतना तो तय है कि लोकसभा में जीत से लबरेज अमरवाड़ा में भी अपनी कामयाबी दोहराना चाहती है। वहीं कमलनाथ कांग्रेस से बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश में है। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा था। हमारे साथ हैं बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट है वंदना त्रिपाठी जी, कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, देखिए, जिस तरह से बस अब कुछ ही समय बाद अमरवाड़ा में उपचुनाव हो जाएंगे, लेकिन यहां पर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं, नामांकन दर्ज करने वाले, लेकिन कांग्रेस फिर यहां पर पिछड़ते हुए दिखाई दे रही, जैसा अमूमन होता है। बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए दिख ही रहा है। आज डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी पहुंचे हैं, वहां पे वो नामांकन दाखिल करा रहे हैं। तो एक स्टेप आगे ही है बीजेपी। और इस बार जिस तरह से छिंदवाड़ा का गढ़ बीजेपी ने फतेह किया है और कांग्रेस को और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की जिस तरह से हार हुई है, बहुत लंबा मार्जिन भी रहा है, वोट का वोट डिफरेंस रहा है, उसके बाद कांग्रेस को जो है थोड़ा सा सचेत हो जाना था और उनको अपना जो प्रत्याशी है जल्दी से घोषित कर देना चाहिए था। बल्कि अभी भी जो है वहां पे मंथन चल रहा है कि कौन होगा प्रत्याशी, क्योंकि वहां पे कमलनाथ और नकुलनाथ उनकी स्वीकृति जरूरी है, उनका गढ़ अभी भी माना जाता है। हालांकि वहां पे नकुलनाथ की हार हो गई है, लेकिन बीजेपी को देखिए तो एकदम जिस तरह से हमने बीजेपी को लगातार हम देख रहे हैं, हम ये बात लगातार करते हैं, हमने विधानसभा चुनाव 2023 में देखा था, लोकसभा के अभी जो चुनाव हुए उसमें देखा था, बीजेपी लगातार एग्रेसिव मोड में रहती है और ये एग्रेशन जो है उसको मदद ही कर रहा है। क्योंकि अगर इस बार के नतीजे हम देखें, चाहे लोकसभा के देखें या विधानसभा के देखें, तो मान के हम चल सकते हैं कि ये एग्रेशन जो बीजेपी का है वो पार्टी को फायदा पहुंचाता है, प्रत्याशी जो है वो जीत हासिल करता है। अब जिस तरह से वहां पे लगातार जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ये बात कहते थे कि ये कमलनाथ का गढ़ नहीं है, आप लोग गलत कहते हो, ये कमलनाथ का गढ़ नहीं है, तो यहाँ ये तो कमलनाथ का गड़बड़ है, तो उनकी जो रणनीति है इस बार लोकसभा में तो काम आ गई। 4 दशक के बाद वहां पे कांग्रेस की सीट जो है बीजेपी ने हथियाई है। अब देखना होगा कि इस उपचुनाव में क्या होता है। जिस रणनीति पे बीजेपी चल रही है तो जाहिर तौर पे मान सकते हैं कि वो एक कदम आगे। चलिए, मेरे साथ वंदना जी मौजूद, हम इनसे पूछ लेते हैं क्या लगता है। बीजेपी तो दिख ही रहा है एक कदम आगे है, लेकिन कांग्रेस अभी भी मंथन कर रही है।
जी नमस्कार मुक्ता जी, भागीरथ जी आपको भी नमस्कार। देखिए मुक्ता जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एग्रेशन मोड में रहती है। मैं उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी। हम प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हैं, हम कर्तव्य निष्ठता के साथ कार्य करते हैं और हमारे अंदर जो कर्मठता है वही कहीं ना कहीं हमारे विजय का कारण बनता है। आपने देखा अमरवाड़ा उपचुनाव की जब बात आई तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी किस प्रकार से आज हमारे प्रत्याशी जो हैं कमलेश जी, उनका नामांकन भरवाने गए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन को की एकता को और प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि यहाँ पे हर कार्यकर्ता संलग्न होकर हर चुनाव को बहुत ही गंभीरता के साथ लेता है और गंभीरता के साथ हर चुनाव को लड़ा जाता है। देखिए अभी आपने देखा किस प्रकार से ऐतिहासिक विजय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्राप्त करी है और जिसमें कि छिंदवाड़ा जैसे कमलनाथ जी अपना अभेद किला, अपना गढ़ समझते थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से कांग्रेस को धर लपेटा है और किस प्रकार से कांग्रेस का जो गढ़ है उसे हमने फतेह किया है। तो अब आप देखिएगा कि उसी प्रकार से इसी ऐतिहासिक विजय को हम अमरवाड़ा में भी रिपीट करेंगे और अमरवाड़ा में फिर से अमरवाड़ा में हम कमल का फूल खिलाकर रहेंगे। और फिर से मैं एक बार जैसे हमेशा हर चुनाव में दोहराती आई हूं, उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारा अनुशासन, हमारा निरंतर चुनाव की प्रक्रिया में रहने वाले कार्यकर्ता भाव, निरंतर 24 घंटे 7 दिन संपर्क और संवाद में लगी भारतीय जनता पार्टी राजनीति और चुनाव हर चीज को गंभीरता से लेती है। और कांग्रेस पार्टी के पास अब कुछ नहीं बचा है। मंथन चिंतन अगर वो कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी। अभी तक अगर वो अपना अमरवाड़ा का प्रत्याशी नहीं तय कर पाई है तो ये दिखा रहा है कि चुनाव के बाद भी कांग्रेस पार्टी की आंखें नहीं खुली है। जीतू पटवारी जी अभी भी भ्रम की स्थिति में हैं और अगर इस प्रकार की भ्रम की स्थिति में वो हैं तो उन्हें कांग्रेस पार्टी को डुबाने के बजाय तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देकर किसी नए व्यक्ति को जो जिम्मेदारी से कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल सके उसे इस पद पर स्थापित करना चाहिए। जी भागीरथ जी, समर जी आखिर ऐसा क्यों? बीजेपी की तरफ से तो उम्मीदवार भी तय हो गए, हालांकि पहले ही से ही था कि कौन वहां पे उम्मीदवार होगा, लेकिन आप अपने पार्टी के नेताओं को रोक नहीं पाते हैं। उसके बाद फिर जब उपचुनाव होते हैं तो उसमें प्रत्याशी भी नहीं तय कर पाते हैं। इतना आखिर क्यों उठापटक देखने को मिलता है? क्यों ऐसी भ्रम की स्थिति? क्या यही स्थिति थी भ्रम की, इसलिए 29 की 29 लोकसभा सीटें आप लोग हार गए? वो विधानसभा चुनाव जिसमें आप लोग जीत हासिल कर रहे थे ऐसा माना जा रहा था, वहां पर भी हार गए। क्या चीजें सही समय में सही निर्णय नहीं ले पा रही है प्रदेश कांग्रेस? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्याशी तय करना एक रणनीति का हिस्सा होता है और ये शायद किसी भी न्यूज़ चैनल के डिबेट में यहाँ पर क्लियर करना बहुत ज़्यादा मैं उचित नहीं समझता कि कौन किसको प्रत्याशी बनना चाहिए, कौन बनेगा, किस प्रकार से हम प्रत्याशी का चयन करेंगे, कौन हमारा प्रत्याशी होगा। और कोई इसमें असमंजस वाली बात नहीं है। हम सभी प्रत्याशी जितने भी दावेदार हैं उनसे संपर्क में हमारी पार्टी है और वो लोग अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि हमारे लिए ये बहुत पहला एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है कि जब कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव के अंदर सिद्ध करने वाली है कि वो दल बदलू नेताओं को और पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को मुंह की खानी पड़ रही है। इस बात का आपको जवाब मिलेगा और यहाँ की जनता उनको ढूंढ रही है कि आपको हमने वोट तो कांग्रेस के नाम पे दिया था और आप जाके दल बदल लिया। आपके ऊपर 17 करोड़ की एक जांच क्या बैठी घोटाले की, आपने दल बदल लिया। आपकी पत्नी जो है उनको जेल होने वाली थी और आपने हाथों हाथ दल बदल लिया। तो ये कुछ, लेकिन समर सिंह जी, हर चीज जनता पर थोप देना कि जनता निर्णय कर लेगी। जब पिछली बार हमने देखा आपकी कांग्रेस की सरकार थी लेकिन फिर बहुत सारे विधायक छोड़ के चले गए, तब भी आप यही कह रहे थे कि जनता इनको सबक सिखाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ज्यादा से ज्यादा विधायक जीतकर दोबारा वापस आए उपचुनाव में। आदमी तय करता है जैसे मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह करते हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी और लोकतंत्र के माध्यम से ही हम इसको तय करेंगे कि किसको इस बार बहुमत मिलने वाला, कौन जीतने वाला है। ठीक है, आप कह रहे लोकतांत्रिक पार्टी है, ठीक है। मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी भी है। अब आप एक दूसरे को नहीं मानते क्योंकि बीजेपी भी आरोप लगाती परिवारवाद का, आप लोग तानाशाही का आरोप लगाते। लेकिन वंदना जी देखिए, ठीक है, आप लोग की तरफ से उम्मीदवार थे, मुझे लगता है शायद यही बातें पहले से तय होंगी कि आप कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ जाइए, उपचुनाव में हम आपको खड़ा कर देंगे। तो मुझे लगता है इसलिए सब कुछ क्लियर था। लेकिन कांग्रेस की तरफ से आप मंथन चल रहा है तो फिर आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो पीछे हो गई अभी? यहाँ पे ठीक है, वो भी अपनी रणनीति के हिसाब से काम करेगी क्योंकि फूक फूक के कदम रखना होगा। छिंदवाड़ा हार चुके हैं तो फिर ऐसा क्यों आप लोग मान रहे हैं अभी से कि हम तो जीत ही रहे और कांग्रेस पीछे हो गई है?
देखिए, हम अपनी रणनीति के हिसाब से चल रहे हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो अपनी रणनीति के हिसाब से चल रहा है। कल आपने देखा हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें हमारे जो लोकसभा के प्रभारी थे, लोकसभा के सह प्रभारी थे, हमारे प्रदेश संगठन, हमारे जो राष्ट्रीय जो नेता थे वो भी थे, शिव प्रकाश जी भाई साहब थे। तो हमारे यहाँ हर व्यक्ति कार्यकर्ता भाव के साथ और गंभीरता के साथ कार्य करता है। हम मंथन और चिंतन के दौर में नहीं फंसे रहते हैं, हम निर्णय लेने पर विश्वास करते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी के लिए प्रत्याशी चयन इतना बड़ा कष्टदायी निर्णय क्यों बन जाता है। क्यों नहीं होगा वंदना जी, आप उनके प्रत्याशी छीन के अपनी पार्टी में ले जाते हैं तो समय तो लगेगा ना उनको नया प्रत्याशी ढूंढने में। हमेशा बार बार ये मंथन और चिंतन में उलझी रहती है, ये मथनी बार बार क्यों चलानी पड़ती है? देखिए एक बात बताइए भागीरथ जी कि जिस भी क्षेत्र में एक कार्यकर्ता के अलावा अनेकों कार्यकर्ता काम करते, कांग्रेस पार्टी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं पर विश्वास क्यों नहीं दिखा पाती? आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, किस प्रकार से आपने देखा सावित्री ठाकुर जी, दुर्गा दास उइके जी, इन लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाया है भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने। भारतीय जनता पार्टी की जो ये खूबसूरती है, ये दर्शाता है कि हम कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता है, उसे भी शीर्ष पर बैठाते। तो कांग्रेस पार्टी हमसे ये बात क्यों नहीं सीख सकती? अच्छी बातें अवश्य सीखनी चाहिए। मुझे लगता है कि वहां का जो भी जमीनी कार्यकर्ता है, जल्द से जल्द उन्हें उनका नाम डिक्लेयर करके और कैंडिडेट डिक्लेरेशन करके फॉर्म फिल करवाना चाहिए। क्योंकि देखिए, चुनाव है और चुनाव को गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को बार बार ये एक्सक्यूज देना कि हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है, ये एक्सक्यूजेस जनता नहीं सुनेगी। और आप जनता पे जो आरोप लगाते हैं, तो अगर कमलेश जी जीते थे तो वो जनता के द्वारा जीते गए थे और दोबारा जनता ही उनको चुनकर लाएगी। तो आप जनता पर आरोप लगाना छोड़ दीजिए, आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि गलती कहां है। कांग्रेस पार्टी अगर शून्य पर आकर मध्य प्रदेश में खड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक बहुत गहरे मंथन से जाने की जरूरत है कि आखिर क्या ऐसा कारण है कि कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने इतनी बुरी तरह से नकारा है। कांग्रेस पार्टी को जनता पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, अपितु जनता के बीच में जाकर जानने की कोशिश करना चाहिए कि उनके लूप होल्स क्या है। ठीक है, वो आरोप नहीं लगा रहे, वो कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी। लेकिन मुक्ता जी देखिए, जनता जवाब देगी जिस तरह से अक्सर कह रहे हैं, समर सिंह जी कह रहे हैं, लेकिन यहां पर जनता ये भी तो सोचेगी ना कि जिस पार्टी में जिस नेता को हमने जिताया, उस पार्टी के नेता उन विधायक को संभाल कर नहीं रख सके। और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी एनडीए की सरकार जिसमें बीजेपी नेतृत्व कर रही है, और यहाँ की अगर देखें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो धीरे धीरे कमजोर साबित हो रहे हैं, अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहे। जनता ये भी तो देखेगी ना कि हम जिसको जिता रहे हैं उसको पार्टी संभाल नहीं पा रही है, और फिर कह देना कि जनता अब इनको हराएगी। क्या हर बार जनता के ऊपर ठिकरा फोड़ना जरूरी है अपनी कमियों को लेकर? यह भी तो आपको रणनीति अगर आप यहाँ पर नहीं बना पा रहे, सही समय प्रत्याशी आप घोषित नहीं कर पा रहे, फिर आप कह रहे हैं कि जनता सब कुछ देख लेगी। देखिए, इसके अंदर एक बात है कि जनता नहीं, हालांकि समर सिंह जी ये आपसे सवाल नहीं था, मुक्ता जी से सवाल। देखिए, आपको याद दिलाना चाहूंगी, आपको ध्यान होगा अजय सिंह का बयान, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा था? ये क्या कहा था उन्होंने ये कहा था ना कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में जा रहे थे और फिर नहीं गए, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है कांग्रेस को यहां मध्य प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में, इसीलिए वो 0 पे आ गई है। तो देखिए, ये इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ था इस चुनाव में कि छिंदवाड़ा सीट कितने मत, 1 लाख से ज्यादा मतों से नकुलनाथ हार गए। ये कमलनाथ का गढ़ माना जाता, हालांकि भले ही डॉक्टर मोहन यादव कहे कि कमलनाथ का गढ़ नहीं है, गड़बड़ था, ठीक है, लेकिन कमलनाथ का गढ़ माना जाता था। और इस बार जनता ने उसी चीज का जवाब दिया ना, क्योंकि जो परसेप्शन आपने क्रिएट किया कि पहले आप बीजेपी में जा रहे थे, फिर आप नहीं जा रहे थे, तो जनता ने कहा कि भाई आप ही, जब आपके जैसा इतना बड़ा लीडर ये नहीं तय कर पा रहा कि मुझे बीजेपी जाना है कि नहीं जाना है, तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। तो अब की बार जो उपचुनाव है, तो इसमें हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं जो प्रत्याशी है जो पहले कांग्रेस के चिन्ह से जीते थे और अब बीजेपी के कमल के निशान पे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम इस प्रत्याशी को क्यों ब्लेम करें जब कमलनाथ और उनके बेटे खुद बीजेपी में जा रहे थे और फिर नहीं गए? तो ये परसेप्शन की, तो देखिए राजनीति में परसेप्शन चुनाव में बहुत बड़ा असर डालता है। इसी परसेप्शन पे बीजेपी ने मध्य प्रदेश में पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा है। उसने ये परसेप्शन पूरा बार बार बनाया है कि कांग्रेस में सब सही नहीं
नहीं है, पार्टी में सही नहीं है, नेता छोड़ के जो है बीजेपी का दामन थाम रही है। परसेप्शन की लड़ाई थी और उसमें बहुत हद तक बीजेपी को फायदा भी हुआ है। बिल्कुल समर सिंह जी, देखिए जिस तरह से परसेप्शन की लड़ाई बीजेपी को फायदा हो रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें सफल साबित हो रही है और आप लोग धीरे धीरे कमजोर साबित हो रहे हैं, क्योंकि देखिए आप सर, फिर देखिए मैंने वही कहा, जनता की आप बात करते हैं, जनता सब कुछ देखती है, ओवरऑल देखती है और जनता देखती है कि जो पार्टी मजबूत है या फिर जो नेता मजबूत है उसको पसंद करती है। लेकिन यहाँ तो आपके जो जीते जीते विधायक हैं वो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ये तय नहीं कर पा रहे हैं। जब से वो आए हैं बहुत सारे बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के बीजेपी में जाते जा रहे हैं। आपका जो छिंदवाड़ा रहा है बिल्कुल अटूट किला रहा है, अभेद किला रहा है, वो आप लोग हार गए इस बार और फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि जनता सब कुछ देख लेगी। कांग्रेस कब देखेगी? जी, मैं वही बताऊं आपको। पहली बात तो यह है कि जितने भी लोग छोड़कर जा रहे हैं वो किसी दबाव के कारण जा रहे हैं या चाशनी जहां होती है वहां चींटियां चले जाती है, ये बात आपको पता ही होगी। दूसरी बात यह है कि जो लोग जा रहे हैं वो अपनी किसी एक महत्वाकांक्षा को लेके वहां पर जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, तो हमें कुछ ज्यादा मिलने की संभावना है। तो ये परसेप्शन भी बहुत सारे लोगों का होता है। दूसरी बात यह है कि जनता की, जहां तक मैंने बात करी, मैडम ने कहा कि हम इतनी समय लगा रहे हैं और विचार विमर्श करने में इतना समय भाजपा पार्टी नहीं लगाती है, कांग्रेस लगाती है। तो उसके लिए सही बात है सर कि वहां पर अगर एक आदमी फैसला लेने वाला है तो वो फैसला स्वयं ले सकता है उसकी मर्जी के अनुसार। लेकिन जब यहाँ पर बात आती है वही समर सिंह जी, लेकिन इसमें एक लाइन और ऐड कर दूं मैं, आप ठीक है फैसला कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा, अगर इसको हम साइड कर दें, लेकिन प्रदेश में जो फैसले लिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो सही साबित तो हो रहे हैं। कम से कम 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत कर आई है, विधानसभा में भारी बहुमत से बीजेपी विधानसभा में जीती है, फैसले तो सही साबित हो रहे हैं। तो आप एक कोई अकेला फैसला ले या पूरा संस्थान फैसला ले, पूरी पार्टी फैसला ले, फैसला सही होना चाहिए और वो फैसले यहाँ पर आपके लगातार गलत साबित होते जा रहे हैं कांग्रेस के। सर क्या मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको, बीजेपी एक फेक प्रोपेगेंडा को फैलाती है कि जीतू पटवारी जी, शोभा ओझा जी, कमलनाथ जी कल सुबह 11 बजे बीजेपी में चले जाएंगे। अब उसका एक असर जो होता है वो नॉन पॉलिटिकल वोटर पे जो होता है, उसको ये लगता है कि ये जो पार्टी है इसके अंदर लोग जा रहे हैं। तो इसमें दो लोगों का मनोबल टूटता है, एक वोटर जो कि आपका समर्पित वोटर है, आपकी नीतियों रीतियों के कारण आपको वोट देता है, दूसरा उस व्यक्ति का मनोबल टूटता है कि जो आपका कार्य करता है। और इसी फेक प्रोपेगेंडा को फैला कर बीजेपी ने अभी तक के जितने भी ये हुए हैं चुनाव, उसके अंदर उसका बोलिया। मोदी जी की बात करूंगा मैं, तो मोदी जी राजस्थान में जाकर बोलते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में आ गई तो मुसलमानों को हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र दे देंगे, जबकि इस प्रकार की कोई बात हमारी पार्टी के द्वारा नहीं की गई। लेकिन ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उसका कुछ ना कुछ असर एक कम समझ वाले व्यक्ति को या जो पॉलिटिकली ज्यादा इतना ग्रूम्ड नहीं है उसको होता है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है दोनों तरफ से होता है। आप लोग भी कह रहे थे कि बीजेपी 400 पार आ जाएगी, संविधान बदल दिया जाएगा, तमाम तरह के दोनों तरफ से होते हैं। लेकिन अगर वापस हम मध्य प्रदेश में पहुंचे, हम अभी लोकसभा की बात ना करें, वो चुनाव खत्म हो चुका है, मध्य प्रदेश में पहुंचे, आखिर क्या समस्या है, कब तक आप लोग का प्रत्याशी घोषित हो जाएगा? सर ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हमें अच्छा प्रत्याशी मिलेगा तो हम उससे बिल्कुल उसको आपके सामने लेकर आएंगे और पब्लिकली हम बताएंगे कि वो हमारा प्रत्याशी है। सर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमको कोई लड़का पसंद नहीं आया उससे पहले हम किसी और मतलब समझ रहे नहीं ठीक है, लेकिन मुहूर्त निकल जाएगा, उसके बाद आप दूल्हा डिसाइड करेंगे तो शादी नहीं हो पाएगी भाई। मुहूर्त समय से पहले करना पड़ेगा आपको हमारे पास में, तो आप उसकी चिंता न करें। और जितनी तैयारी होगी शादी के लिए उतना ज्यादा अच्छा होता है। चिंतन में है। ठीक है वंदना जी, लगातार 24 घंटे चिंतन ठीक है वंदना जी, ठीक है वंदना जी, देखिए जिस तरह से आप माइंड गेम की बात करें, कहीं ना कहीं समर सिंह जी ये एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि जो परसेप्शन बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस से नेता छोड़ के बीजेपी भी जा रहे हैं, हालांकि बहुत सारे गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें सफल आप साबित हो रहे हैं। हालांकि मुझे लग रहा है समर सिंह जी इसमें अपनी कमजोरी भी बयां कर रहे हैं कि हम इस परसेप्शन को तोड़ नहीं पाते हैं और जनता ये मैसेज चले जाता है, तो ये एक तरह से मैसेज ये भी जा रहा है। लेकिन वंदना जी ठीक है वंदना जी, लेकिन देखिए यहाँ पर भी होता है, अगर कांग्रेस बड़ा मंथन कर रही है, थोड़ा समय ले रही है प्रत्याशी घोषित करने में, तो हो सकता है ऐसा दमदार प्रत्याशी घोषित करे जिसके चलते आप लोग को हार मिल जाए। क्योंकि देखा हमने इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह आप लोग आरोप लगा रहे थे काम नहीं करेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में काम किया, राजस्थान में काम किया, कुछ ऐसे राज्य जहां पर बेहतर काम किया, भले देरी से उनके प्रत्याशी घोषित हुए लेकिन आपको बहुत सारी सीटों का नुकसान हुआ है। समय लग रहा है, हो सकता है बेहतर प्रत्याशी कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे।
देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक निर्णय होगा कि वो किसे प्रत्याशी के रूप में उतारती है। हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, हमने अपना कार्य शुरू कर दिया। आपने देखा हमारे प्रत्याशी का नामांकन भी भरा जा चुका है। तो देखिए, एक बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहते थे कि बिना शासन का घर और बिना आसन की पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते, और बिना शासन का जो घर होता है वो टूट फूट कर बिखर जाता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि हमारे यहाँ निर्णयकर्ता हमारे वरिष्ठ जन हैं, तो आप ये बताइए कि हर परिवार के जो वरिष्ठ होते हैं वही अंतिम निर्णय लेते हैं, और अगर वरिष्ठ निर्णय लेते हैं तो परिवार का जो निर्णय वो हमेशा सही साबित होता है, और इसीलिए हम संयुक्त परिवार पर विश्वास करने वाले भारतवासी हैं। अब अगर आप जो ये कह रहे हैं कि दूल्हा तय हो जाएगा और मुहूर्त की बात हो रही थी, तो एक बात पर मुझे बड़ी हंसी भी आती है कि एक इंडिया अलायंस की भी आपकी बारात निकली थी जिसका दूल्हा आपने आज तक नहीं बताया। हालांकि आपकी बारात जो लड़की वाले हैं उनके यहाँ तक पहुंची ही नहीं, लेकिन आप एक बात बताइए, आज तक ये नहीं बताया कि उस इंडिया अलायंस का दूल्हा कौन था। बचाने तो आप लोग ये सब कंफ्यूजन की स्थितियों में जीना छोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी जो मध्य प्रदेश की और जो हमारे भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, वो इतनी असंवेदनशील बातें, इतनी नॉन सीरियस टाइप की बातें जब करती है, तो एक व्यक्ति और एक जनता होने के नाते मुझे भी बड़ा बुरा लगता है कि आप लोग एक प्रत्याशी चयन नहीं कर पाते हैं। इतना मतलब डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज नहीं है आपके अंदर। जीतू पटवारी जी के आने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी का ये हाल हुआ है। आप हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ आप कहते थे कि शिवराज जी बदल जाएंगे, नया मुख्यमंत्री आएगा तो वो प्रदेश को नहीं चला पाएगा। हमारे नए मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने में अपने आप को साबित कर दिया है कि वो कितने शुभंकर है मध्य प्रदेश के लिए, चाहे वो संगठनात्मक कार्य हो, रैलियां करना हो, चुनाव प्रचार करना, अभी भी स्टार प्रचारक है वो हमारे, और इसके अलावा जितने प्रशासनिक निर्णय हैं शासन प्रशासन के, तो ये है भारतीय जनता पार्टी के डिसीजन। दिया है, क्या ये असर अमरवाड़ा में भी दिखाई देगा? और जिस तरह से प्रत्याशी चयन में यहाँ पर कांग्रेस को विलंब हो रहा है, क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? और जो मुद्दे लोकसभा चुनाव में थे वही मुद्दे अमरवाड़ा में उपचुनाव में भी सामने आएंगे और उसका असर दिखाई देगा? देखिए भागीरथ जी, एक बात याद दिलाऊंगी, आपको याद होगा 2020 में जब यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ था, 22 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए थे और उपचुनाव हुआ था। उस समय कितना कांग्रेस ने प्रचार प्रसार किया था, गद्दार है, बिकाऊ है ये। लेकिन देखिए, अधिकांश जो उसमें से जो विधायक और मंत्री थे जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे, वो जीत गए थे। तो देखिए, अभी भी जो कैंडिडेट बीजेपी का है वो जीतने वाला कैंडिडेट है, वो जीता हुआ कैंडिडेट है, उसी को उतारा है बीजेपी ने। तो जाहिर तौर पे हम ये ऐसा मान सकते हैं कि वो जीतने वाला कैंडिडेट है। और जिस तरह से हमने रिजल्ट देखा है लोकसभा का, और जिस तरह से बीजेपी जो है उसकी जो रणनीति रहती है चुनाव को लेकर, प्रचार प्रसार को लेकर, तो हम मान सकते हैं कि बीजेपी के पास में एज है। बिल्कुल वाकई, लेकिन देखना होगा जब चुनाव होगा, उपचुनाव का, तो वहां पर जनता किसको पसंद करती है। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी और समर सिंह जी, मुक्ता पार्टी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अब उपचुनाव होने अमरवाड़ा में, यहाँ पर बीजेपी के पास जो प्रत्याशी है, बीजेपी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है, वो पहले कांग्रेस के वर्तमान विधायक थे, निवर्तमान विधायक थे, और जीते हुए वो उस वक्त के विधायक थे, लेकिन अब वो बीजेपी में। लेकिन क्या जनता इस विधायक को पसंद करेगी? क्योंकि देखना होगा जनता ने पिछली बार वोट जो दिया था कांग्रेस को दिया था, या फिर जो प्रत्याशी थे उनको वोट दिया था, क्योंकि वो प्रत्याशी अब बीजेपी में शामिल है। और लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा, अगर वो, क्योंकि जो विधायक गया उनके भी बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, बहुत सारे समर्थक होंगे, अगर उसका लाभ यहाँ पर बीजेपी को मिलता है, क्योंकि पिछली बार से 25,000 का डिफरेंस था बीजेपी और कांग्रेस की जीत और हार में। अगर प्रत्याशी आने से, जो कांग्रेस का प्रत्याशी बीजेपी में जाने से, अगर वो समर्थक 25-50,000 भी अगर थोड़े से आंख सकते हैं, तो बीजेपी को एक बार फिर से जीत मिलेगी। और कमलेश शाह जो पिछली बार कांग्रेस में रहते हुए जीते थे, एक बार फिर से यहां पर जीत होगी। लेकिन चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, इंतजार करना पड़ेगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।